नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर जोर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के मानव परीक्षण की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ संकट से उबरने के लिए राज्य जल ग्रिड बनाने का सुझाव दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन की लेबर पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से संबंधित टीके की आपूर्ति, वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। भारत में विशेष रूप से 3 टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है। इनमें से 2 टीकों का परीक्षण दूसरे तथा 1 का तीसरे चरण में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान कार्य में सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने भी अपने यहां नैदानिक परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए। श्री मोदी ने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट। कोविड-19 पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने राज्य सरकारों और समृद्ध पक्षों के साथ टीके के भंडारण, वितरण और उन्हें लगाने की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समाचार कक्ष से मैं चारू सक्सेना। भारत के औषधि महानियंत्रक ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF को देश में स्पुतनिक 5 कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण का नैदानिक मानव परीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है। रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है। भारत में इसका नैदानिक परीक्षण कई केंद्रों और कई स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें इसके सुरक्षित होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। पिछले साल के शुरू में भारत की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के RDIF ने भारत में स्पुतनिक 5 टीके के नैदानिक परीक्षण और इसके वितरण में भागीदारी का समझौता किया था। रूस में इस टीके का तीसरा नैदानिक परीक्षण चल रहा है और संयुक्त अरब अमारात में भी इसका परीक्षण चल रहा है। देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और ये घटकर अब 8 लाख से कम रह गई है। अभी देश में कोरोना के 7,95,000 मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 10% है। संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 65,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से अधिक लोग ठीक हुए, जबकि 62,000 लोग संक्रमित हुए। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.52% है। नए संक्रमण के 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इसके बाद कर्नाटक और केरल का स्थान है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 837 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक 306 व्यक्ति महाराष्ट्र में मरे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय दल केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया है। ये दल कोविड के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूत करने में अपना सहयोग करेंगे। दक्षिणी राज्यों में तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बेहतर प्रदर्शन किया है। इन तीनों संस्थाओं के एक अध्ययन के अनुसार महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अब आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप राज्य को ये सफलता मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में 10 लाख में से 1 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य प्राप्त किया है। Telangana government has effectively controlled the virus, wherein our recovery rate is around 89.1% as on today, and also our fatality rate is 0.57% compared to our national average of 1.5%. And as on today, we have conducted more than 38 lakhs. Our test per million is almost a lakh, so which is a very, very highest number. And every day we are doing almost more than 50,000 COVID-19 tests across the state. राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1992 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों में कमी आई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,71,281 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,106 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 86% से अधिक है। एक रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों में पहली बार कोरोना के रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। पिछले दिनों रोज लगभग 2,200 मामले सामने आए, वहीं इस सप्ताह यह संख्या 2,000 के लगभग आ गई। राजधानी जयपुर में भी सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से घटकर लगभग 8,000 के करीब आ गई है। इन सबके बीच कोरोना संक्रमण अभी भी फैल रहा है। संक्रमण के कारण हर रोज लगभग 15 लोगों की जान भी जा रही है। इसलिए अधिक जिम्मेदार और सतर्क होने की जरूरत है ताकि हम इस संक्रमण को पूरी तरह समाप्त कर सकें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को देखते हुए राज्य में कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। टेस्ट कराने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के कोविड मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से अपनी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। ये पोर्टल है covid19.uk.gov.in। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन ये समय और अधिक सतर्कता बरतने का है। इस बीच राज्य भर में घरों के दरवाजों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों, कार्यालयों और वाहनों में कोविड से जागरूकता संबंधी स्टीकर लगाए जा रहे हैं और इसके लिए सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच उत्तराखंड में पर्यटन की गतिविधियों में तेजी आई है। त्योहारों को देखते हुए मास्क के उपयोग, सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वास्थ्य विभाग के मानदंडों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए कड़े उपाय करने को कहा गया है। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ मैं चंद्रिका जोशी। असम में 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एक विद्यार्थी सप्ताह में 3 दिन कक्षा में उपस्थित हो सकता है और कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी की उपस्थिति माता पिता की सहमति पर आधारित होगी। खेल रत्न दीपा मलिक ने लोगों से अपने साथ साथ प्रियजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहारों के दौरान अधिक सतर्क रहना होगा और कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी।
नमस्कार, मैं दीपा मलिक आप सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि प्लीज मास्क पहनते रहिए, हाथ धोते रहिए, अपना दायित्व समझकर 2 गज की दूरी बनाए रखिए। जो हमारी एक दायित्व है वही हमें कोरोना से बचाएगा और हमारी सेहत को अच्छा रखेगा। ये त्योहार का माहौल है और त्योहार की सेलिब्रेशन में हमें अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भूलनी है। अभिनेता रघुवीर यादव ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया है कि सुरक्षा ही कोविड से बचाव का उपाय है, तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें कृपया मास्क लगाकर निकलें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें। हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। सरकार ने कहा है कि खरीफ के चालू सत्र में 6 लाख से अधिक किसानों से 69 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों से धान की खरीद की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अनुसार ही किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 13,128 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर 10 राज्यों के वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के लिए 41 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1,23,000 टन कोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। ESIC, चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर जोर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के मानव परीक्षण की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ के संकट से उबरने के लिए राज्य जल ग्रिड बनाने का सुझाव दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ संकट से उबरने के लिए राज्य जल ग्रिड बनाने का सुझाव दिया है। इससे राज्य सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने और बाढ़ संकट के प्रबंध के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को पत्र लिखकर राज्य सरकार से इस दिशा में जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में हर साल बाढ़ के कारण जान माल की भारी क्षति की गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए ये आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से राज्य के विभिन्न भागों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तुरंत योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।
भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और उस पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के नागरिकों ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का स्वागत किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले एक वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के काफी कार्य हुए हैं। एक साल में जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई, लद्दाख में कितनी तरक्की हुई, ये भी देखा है। फिर भी जो अलगाववादी है उनके सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस अब एक संकीर्ण पार्टी बन गई है और इसलिए वो देश की जनता के भावनाओं के खिलाफ लगातार भूमिका ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रही है। पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के बजाय उस पर राजनीति कर रही है। बहुत प्रदूषण हो रहा है और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके खुद के एमपी के कंस्टिट्यूएंसी में तो सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस आ रहे हैं। आपको एनवायरमेंट सेस का पैसा आप उसमें दिल्ली में ही आप उससे कुछ लागू नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की सरकार ट्वीट करने, इल्जाम लगाने और सिर्फ नाटक करने के अलावा कर क्या रही है? श्रीमती नूपुर शर्मा ने कहा कि दिल्ली में लगभग 70% प्रदूषण स्थानीय कारणों से है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने और पराली जलाए जाने को रोकने के लिए पहले ही 1,600 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इस चरण में 94 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,698 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 143 नामांकन दाखिल हुए हैं। इस चरण में 78 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इस बीच चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एक रिपोर्ट। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंगेर में जदयू नेताओं के साथ रैलियों को संबोधित किया। श्री यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाया कि पार्टी फिर से राज्य में वामपंथी उग्रवाद को उकसाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय, सुशील कुमार मोदी और राधा मोहन सिंह ने भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करगहर, दिनारा और राजपुर में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में शिक्षा को प्राथमिकता दी है। दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों को स्थायी टीचर के समान सुविधाएं दी जाएगी। राजद नेता ने जमुई और बांका में जनसभाओं को संबोधित किया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आम्बेडकर के साथ वजीरगंज और जमुई में सभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए छोड़ देंगे। आज पटना में श्री पासवान ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो वे विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आदर्श हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में हराना है। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। ये दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का मौका देता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंटवार्ता में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधि नादिया रशीद ने कहा कि गरीबी में रह रहे लोग अनेक सुविधाओं से वंचित रहते हैं और उन्हें अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनकी समस्याओं के बारे में सोचना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना आवश्यक है। Poverty is not only an economic issue, so it's not only about lack of income. Poverty also has social dimensions and it can also have environmental dimensions. So the theme really recognizes that poverty is multidimensional and that people living in poverty can experience many different forms of deprivation, and it's important for us to address all of these. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। ये संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है।
3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की आशा है। इस साल की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। कोहिमा स्मार्ट सिटीज इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 के दूसरे चरण में पहुंच गया है। प्रतियोगिता के दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई करने वाले 66 नगरों में पूर्वोत्तर के अगरतला के बाद कोहिमा दूसरा नगर है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस साल 25 अगस्त को इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू की थी। इसका उद्देश्य भारतीय नगरों की कार्यकुशलता, परियोजना प्रस्तावों और नवाचार में उनकी उपलब्धता का मूल्यांकन करना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस आशय की सूचनाएं प्रसारित हुई हैं कि ये परिषद कुछ पदों पर नियुक्तियां कर रही है और इस संबंध में वो मंत्रालय के नाम का प्रयोग कर रही है। मंत्रालय ने आम जनता को सावधान किया है कि वो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आएं। शक्ति रूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन के अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि मां जगदम्बा सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे। फिल्मी सितारों द्वारा अभिनीत रामलीला आज शाम अयोध्या में लक्ष्मण किला में शुरू हुई। इस रामलीला का सीधा प्रसारण आज से दूरदर्शन पर किया जाएगा। रामलीला 25 अक्टूबर तक हर रोज शाम 7 बजे से प्रसारित की जाएगी। एक रिपोर्ट। अयोध्या की इस रामलीला का प्रथम दृश्य भगवान गणेश की वंदना के साथ शुरू हुआ और इस पर बॉलीवुड की छाप साफ देखी जा सकती थी, जहां फिल्मी गानों और भजनों पर कलाकारों की मंडली ने बॉलीवुड स्टाइल में पूजन अर्चन से रामलीला की शुरुआत की। 9 दिन तक चलने वाली रामलीला का विभिन्न भाषाओं में पूरे देश में प्रसारण किया जाएगा। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के चलते रामलीला के दौरान दर्शक नहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर इसका सजीव प्रसारण दुनिया भर में देखा जा सकेगा। बहुत से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार इस रामलीला में अलग अलग किरदार निभाएंगे। भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी अंगद का रोल करेंगे। वहीं गोरखपुर से भाजपा के सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन भरत बनेंगे, जबकि बिंदु दारा सिंह भगवान हनुमान के किरदार में होंगे। रजा मुराद और शाहबाज खान भी रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते नजर आएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के कारण राज्य में नवरात्र नहीं मनाने का फैसला किया है। हालांकि पूजा, आरती और अन्य धार्मिक गतिविधियां कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जारी रखी जा सकती हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नवरात्र का आयुर्वेद में भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान लोगों में महामारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अहमदाबाद स्थित लोक आयुर्वेदा संस्थान ने नवरात्रि में आयुर्वेद के महत्व का प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया है। देश के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी ने आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में प्रथम नवरात्र का आयुर्वेद में महत्व इस प्रकार बताया। प्रथमम शैलपुत्रीम नमः। तो शैलपुत्री माताजी का भी नाम है, लेकिन शैलपुत्री हरड़ को भी कहते हैं। हरड़ जिसको संस्कृत में हम हरितकी कहते हैं, इसका एक नाम पथ्या भी है। रसायन है तो वो हमारी एनर्जी बनाए रखती है, इम्यूनिटी बनाए रखती है। बालक से लेके वृद्ध सभी के लिए उपयुक्त है और स्किन के लिए अच्छा है, महिलाओं के बालों के लिए अच्छा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में भी नवरात्र अनुष्ठान शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली पावन नवरात्र के उपलक्ष्य पर आज सुबह से ही श्रद्धालु कटरा स्थित मां वैष्णो देवी, दुर्गानाथ मंदिर श्रीनगर और घाटी के गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में खीर भवानी मंदिर देवी दुर्गा मां के दरबार में दर्शन के लिए आ रहे हैं। भक्तजन प्रशासन के दिए हुए आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं और दुर्गा मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि चल रहे कोविड-19 महामारी का अंत करके सारे विश्व को स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शरद नवरात्रि के शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बेहतर भविष्य, समृद्धि और यहाँ के नागरिकों की भलाई के लिए उन्होंने देवी मां से प्रार्थना की। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल।
मैसूरू में विश्व प्रसिद्ध 10 दिवसीय दशहरा उत्सव का आयोजन आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। नाडा हब्बा के रूप में मनाया जाने वाला राज्य का ये त्योहार चामुंडी पहाड़ी पर स्थित देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में इंद्री की लाद्री तीर्थ स्थल में श्री दुर्गा मल्लेश्वरा स्वामी देवस्थानम के अधिकारियों ने आज से शुरू होने वाले 10 दिवसीय दशहरा समारोह का आयोजन शुरू कर दिया है। मंदिर अधिकारियों ने कोविड-19 के सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। दुर्गा मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से बचने के लिए इस बार कुछ अनुष्ठानों का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि महाराज अग्रसेन सामाजिक समरसता के प्रणेता और सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण, परोपकार और गरीबों के उत्थान के लिए महाराज अग्रसेन के कार्य हमेशा देशवासियों को प्रेरित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में इस महीने की 25 तारीख से जिम और व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने हालांकि स्टीम बाथ, सौना और शावर को अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जुम्बा और योग जैसे समूह अभ्यास की भी अनुमति नहीं होगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने आम चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव में अर्डर्न की लेबर पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला है। इनकी पार्टी को 87% वोट में से 49% वोट प्राप्त हुए हैं। 1930 से अब तक के हुए चुनाव में इस बार पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले हैं। देश में कोरोना वायरस से निपटने में सफलता प्राप्त करने के बाद दूसरी बार अर्डर्न के नेतृत्व वाली मध्य वाम लेबर पार्टी को यह सफलता मिली है। न्यूजीलैंड की राजनीति में अर्डर्न एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में उभरी हैं जिसमें लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और संकट काल में कौशल प्रदर्शन के कारण उन्हें विश्व स्तरीय सराहना मिली है। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट पर 87 रन बना लिए थे। इससे पहले दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने बैंगलोर को जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य दिया। बैंगलोर की टीम ने 19 ओवर और 4 गेंद में मैच जीत लिया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि चेन्नई में तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं, जबकि गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान सामान्यतः साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 5 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र सुलभ कराने पर जोर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के मानव परीक्षण की अनुमति दी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ के संकट से उबरने के लिए राज्य जल ग्रिड बनाने का सुझाव दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।